क्या शार्क्स इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड को हेट करते हैं You're a good influencer but terrible entrepreneur, sir. या वो उनके सोशल मीडिया फेम से जेलस फील करते हैं? हमने शार्क टैंक के मल्टीपल सीजन्स में इन्फ्लुएंसर्स को उनका ब्रांड पिच करते हुए देखा है, चाहे वो अरविंद अरोरा हो अपने कॉन्कर ऐप के संग, पारुल गुलाटी हो अपने निश हेयर के साथ, या फ्लाइंग बीस्ट हो अपने बीस्ट लाइफ के संग। अक्सर ही शार्क्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच की कम्युनिकेशन बहुत खींचतान वाली होती है, मतलब फुल ऑन ड्रामा। और देख के यही लगता है कि शार्क्स इन्फ्लुएंसर के ब्रांड से ज्यादा उसकी यूट्यूब इनकम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बात करेंगे इन सब चीजों के ऊपर और जानेंगे कि शार्क्स को आखिर इन्फ्लुएंसर ब्रांड से प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तुम्हें पता है शार्क टैंक में जितने भी जजेस हैं, इन्होंने खुद को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किया है। हाँ, वो बात अलग है कि नमिता मैम यहाँ पर भी आउट हैं, पर और जितने भी जजेस हैं इन्होंने जीरो से स्टार्टिंग की है। मतलब इन्होंने 100 लोग के सामने अपना आइडिया पिच भी किया है, 100 लोग से धक्के भी खाए हैं, तब कहीं जाकर आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। जब इन्होंने अपना धंधा बनाना शुरू किया था तब इन्हें कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर जिसने पहले अपनी एक फेस वैल्यू बनाई, अपने सोशल मीडिया नंबर्स ग्रो किए, और फिर जब उसे समझ में आया कि वो सिर्फ नाम का इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो सच में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया बिना ज्यादा दिमाग लगाए। और कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर होता है क्योंकि दोनों पार्टीज के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। एक को बिजनेस का पता है और एक को इन्फ्लुएंस करने का। और फिर जब ये एक दूसरे के फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ होता है ड्रामा, जो कि तुम्हें शार्क टैंक में देखने को मिलता ही है, जहाँ शार्क्स अपनी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं और एक से एक इंटेंस स्टेटमेंट दे दिया करते हैं। तुम यार कुछ बोलती भी हो कि सिर्फ चिल्लाती हो? वहीं एक इन्फ्लुएंसर खुद को एक बिजनेस गाय प्रूव करने में लगा रहता है। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब कोई फाउंडर शार्क बनता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के मायने थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, वो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। उनका काम है मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करना और 1-2 साल में एग्जिट ले लेना। इस वजह से वो इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे बिजनेस या फाउंडर्स की तलाश में रहते हैं जिनके बिजनेस में नंबर 1 स्केलेबिलिटी हो। किसी भी शार्क के लिए एक बिजनेस का स्केलेबल होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। अगर कोई बिजनेस स्केलेबल होगा तो उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो बिजनेस दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट या एचएनआईज को अट्रैक्ट करेगा। और फिर जब वो हायर वैल्यूएशन पर बिजनेस में एंट्री करेंगे तो अर्ली इन्वेस्टर्स लाइक शार्क्स को एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और वो बिजनेस से एग्जिट हो जाएंगे। इसी वजह से शार्क्स को स्केलेबिलिटी बहुत पसंद है। नंबर 2 लेस रिस्क। जिनके बिजनेस में रिस्क कम हो, मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रूवन हो और प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड हो। नंबर 3 फास्टर आरओआई। जिन बिजनेस का आरओआई फास्टर हो, मींस क्विक रिटर्न मिल सके और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी भी शॉर्ट हो, मतलब अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना आसान हो। नंबर 4 इनोवेशन, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस में इनोवेशन हो जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिख सके और एक यूएसपी जनरेट कर सके मार्केट में। नंबर 5 पैशनेट फाउंडर। एक फाउंडर अपने बिजनेस के टुवर्ड फुल्ली लॉयल और पैशनेट हो, उसे अपने नंबर्स, मार्केट, कंपटीशन के बारे में A to Z पता हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट उसका कोई और दूसरा बिजनेस ना हो, क्योंकि जितने बिजनेस उतनी डिस्ट्रैक्शन, और शार्क्स को डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। और जब शार्क्स को ये सारे पॉइंट किसी बिजनेस या फाउंडर्स में दिखते हैं तो वो उनमें तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही कुछ चीजें मिसिंग होती हैं एक इन्फ्लुएंसर के ब्रांड में। नंबर 1 इनोवेशन। जब किसी इन्फ्लुएंसर के पास एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है तो उसे लगता है कि वो कुछ भी बेच सकता है, इस वजह से वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और जो प्रोडक्ट ट्रेंड में है या ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उसी पे अपना ठप्पा लगाकर बेचना शुरू कर देता है। और अभी हाल में ही एक टेक यूट्यूबर ने ऐसा ही किया था, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उसे जानते हो। इन्फ्लुएंसर्स हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया के जरिए बनाया और वो बिजनेस के जरिए अपना नाम नहीं खराब करना चाहते। इसी वजह से मैक्सिमम यूट्यूबर्स का फर्स्ट ब्रांड मर्चेंडाइज का होता है क्योंकि वो करना आसान होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है और एक शर्ट में तुम क्या ही इनोवेट कर सकते हो। और इसी वजह से इनका मर्चेंडाइज का धंधा 1-2 साल में बंद भी हो जाता है क्योंकि इनके मर्चेंडाइज की ना ही कोई प्रॉपर ब्रांडिंग होती है और ना ही कोई यूएसपी। तो भाई एक बार तो मैं भी खरीद लूंगा लेकिन दोबारा मैं नहीं खरीदूंगा। और ऐसा ही कुछ अरविंद अरोरा के साथ भी होता है जब वो अपना कॉन्कर ऐप लेकर शार्क टैंक में जाते हैं। अरविंद अरोरा खुद एक एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो इस वजह से उन्होंने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और बिना मार्केट और कॉम्पिटिशन की स्टडी किए बगैर अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। क्योंकि जब अनुपम मित्तल ने उनसे सीखो ऐप के बारे में पूछा, जो कि कॉन्कर ऐप का डायरेक्ट कंपटीशन है, अरविंद अरोरा को सीखो ऐप के बारे में पता ही नहीं होता। और कॉन्कर ऐप की पोल तो तब खुलती है जब डाउ टू माउ रेशियो की बात आती है। डाउ टू माउ रेशियो का मतलब डेली एक्टिव यूजर डिवाइड बाई मंथली एक्टिव यूजर, जिससे किसी भी ऐप या सर्विस के एंगेजमेंट का पता चलता है। और कॉन्कर ऐप की डाउ टू माउ रेशियो बहुत खराब होती है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर लिया अरविंद अरोरा का नाम देखकर और उसे दोबारा कभी खोला ही नहीं। और अगर आज तुम कॉन्कर ऐप सर्च करोगे
जाओगे प्ले स्टोर पर तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका धंधा 2023 में ही बंद हो गया। एक बार सोच कर देखो कि अरविंद अरोड़ा के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो शार्क टैंक पर भी अपीयर हुए, उन्हें जीरोधा के फाउंडर से फंडिंग भी मिली, पर फिर भी अपना धंधा नहीं बचा पाए। तो शायद अब तुम समझ जाओ कि बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स से चलता है, ना कि फेस वैल्यू से, और शार्क्स इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। नंबर 2, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। शार्क्स कभी भी ऐसे फाउंडर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसके मल्टीपल वेंचर्स हो, क्योंकि आज के टाइम पर किसी भी वेंचर को प्रॉफिटेबली रन करना उतना ही मुश्किल है जितना अश्नीर ग्रोवर को वापस शार्क टैंक पर देखना। तो अगर एक से ज्यादा कंपनी में फाउंडर इन्वॉल्व है तो शार्क्स उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो एक कंडीशन पर कि दोनों कंपनियों को मर्ज करना पड़ेगा। फ्लाइंग बीस्ट AK गौरव तनेजा को डील ना मिलने का ये एक बड़ा रीजन होता है उनके मल्टीपल वेंचर्स। पर अब चलो थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। गौरव तनेजा के पिच में शार्क्स ने अपना स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, और ऊपर से पूरे पिच में गौरव तनेजा को तो एंटरप्रेन्योर समझा ही नहीं। आधे पिच में उन्हें एज ए इन्फ्लुएंसर की तरह देखा, और आधे पिच में एज अ मार्केटिंग टूल फॉर हिज कंपनी। और हद तो तब हो गई जब शार्क्स गौरव से उनकी यूट्यूब इनकम, कोई 1 मिलियन फॉलोअर पर कितना अर्न कर सकता है, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछने लगे। सीरियसली वो बंदा वहाँ अपनी ब्रांड लेकर गया है, और आप उसे यही रियलाइज करवा रहे हो कि भाई तू तो इन्फ्लुएंसर ही है। शार्क्स को उनकी ब्रांड से ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि वो और क्या क्या करते हैं। और लास्ट में अनुपम इनडायरेक्टली गौरव तनेजा को एक पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर भी बोल देते हैं कि वो कोई पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को नहीं जीतने देते, और इन्हें कोई डील नहीं मिलती। शायद शार्क्स को ये बात हजम नहीं हुई कि बंदा 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल भी कर रहा है, मल्टीपल प्रोफेशंस में इन्वॉल्व भी है, और एक प्रॉफिटेबल धंधा भी चला रहा है। इन्हें तो डील नहीं मिली, पर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स भी हैं जिनमें शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि निश शेयर जिनकी ओनर है पारुल गुलाटी। इनका बैकग्राउंड भी कुछ सिमिलर सा ही है, ये एक एक्ट्रेस है, और शार्क्स ने भी इनसे यही क्वेश्चन किया कि आप एक साथ 2 चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। बट इनका जवाब देने का तरीका इतना कमाल का था कि शार्क्स तो इम्प्रेस ही हो गए, और इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने शार्क्स को अट्रैक्ट कर लिया। जहां अरविंद अरोड़ा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस में स्ट्रगल करते हैं, गौरव तनेजा अपने संग एक बंदे को लाते हैं जो शार्क्स के द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चंस का जवाब दे रहा होता है। उसी के अपोजिट पारुल गुलाटी अपने कॉम्पिटिशंस, अपने नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जहां अरविंद अरोड़ा और गौरव तनेजा के USP उनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वहीं पारुल गुलाटी अपने बिजनेस की USP खुद ही होती है। इन शॉर्ट उन्हें बेचना आता है, और उन्हें डील भी मिल जाती है अमित जैन से, और बाद में ये डील क्लोज भी हो जाती है, और पारुल गुलाटी अपना धंधा बहुत अच्छा रन कर रही हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इन सब चीजों पर? तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, अपने फीडबैक दो, और नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस भी देते जाओ। और यहाँ तक अगर देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लो।